Now next we will see RNA, ribonucleic acid. This ribonucleic acid, okay, they have ribose as a pentose sugar. इसमें राइबोस पेंटोस शुगर रहेगा, राइट। और राइबोस में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए ये स्टेबल नहीं है, दोनों तरफ से जाएगा। नाउ व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ आरएनए, वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए? द फर्स्ट इज कॉल्ड mRNA, second is called tRNA, and third is called rRNA. Okay, now these are the various type of RNA. Okay, so in case of your which one, that is called ribonucleic acid. Now first we will study which one, that is called mRNA. Now the mRNA is called मैसेंजर RNA. इसको हम लोग मैसेंजर RNA बोलते हैं, क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस में का मैसेज निकालकर साइटोप्लाज्म में लेके आता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही होगा आपके सेल में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगने वाले सारे अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में रहते हैं। लेकिन कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये मैसेज कौन देता? आपका न्यूक्लियस के अंदर वाला आपका डीएनए। और डीएनए मैसेज कैसे देता? एमआरएनए को भेजकर। यानी ये आपका सेल है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस, और ये है डीएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड हो, जैसा भी डीएनए हो, अगर इसको मैसेज भेजना है तो ये खुद को नहीं तोड़ेगा कभी। यहाँ पर वो एक नया मैसेज बनाएगा सिंगल स्ट्रैंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, जो मैसेज लेके जा रहा है साइटोप्लाज्म। अब ये यहाँ आ गया, एमआरएनए यहाँ से यहाँ आएगा। इस एमआरएनए का ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ इसका होगा ट्रांसलेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और वो मैसेज रीच करके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होने के बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा। mRNA was discovered by Jacob and Monod. किसने डिस्कवर किया था mRNA? That is by Jacob and Monod. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ बनता है? ये तो सारे मैसेंजर आरएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे, राइट। और ये जो है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर का ये जो स्ट्रैंड है जहां वो बन रहा है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बनने वाला है, क्योंकि जो ये है आपका पूरा जीनोम या डीएनए, और ये है उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके ऊपर बनेगा आपका एमआरएनए। टेम्पलेट यानी ढांचा, उस ढांचे में आप कुछ तो भी डाल दो, जैसे हम लोग मूर्ति बनाते हैं ना, एक ढांचे में डालते और मूर्ति बना के निकल देते, तो वैसे ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके ऊपर बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए बनेगा। सो आपके जीनोम में डीएनए पे जो टेम्पलेट पार्ट है, पूरे के पूरे इस पे नहीं बनेगा, सिर्फ इतना जो है, तो इतना ही जो बन रहा है, तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आपका एमआरएनए बनेगा। और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ये सारे कोड बराबर न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो गए और ये बन गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेज टाइप किया ना उन्होंने, बनाया है ना, क्या ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड द टाइप किया उन्होंने, तो ये एमआरएनए बन गया, राइट। एंड दिस एमआरएनए कैरी द मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म में वो कौन लेगा वो मैसेज? राइबोसोम। कौन लेगा वो? राइबोसोम। राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट, ये इसको रीड करना धीरे 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 आगे जाएगा। ये आपका पूरा ये मैसेज हम लोग यहाँ इस तरह से साइटोप्लाज्म में, ये उसके ऊपर के नाइट्रोजन बेसिस है, 3 के ग्रुप में कोडॉन, मैंने बोला था 3 में, और ये सारे कोडॉन, ये जो आपका राइबोसोम है वो रीड करते 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 आगे आगे जाएगा। एक रीड करेगा, एक अमीनो एसिड लाएगा, दूसरा रीड करेगा, दूसरा अमीनो एसिड जोड़ेगा, तीसरा रीड करेगा, तीसरा अमीनो, तो इस तरह से क्या बनेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और आपका एमआरएनए यूज हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ये तो आपका दूसरा चैप्टर है, राइट। अभी आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या है आपके एमआरएनए का। तो कभी भी देखना है आपका जो एमआरएनए रहेगा उसका जो पहला, ओके, दैट इज हम लोग कैप बोलते हैं, इसको एक कैप रहती है और एक टेल रहती है। ये जो है पूरा रेड कलर का, एक स्टार्टिंग और एक एंड, इसको बोलते हैं कैप एंड एंड टेल एंड। और यहाँ पर बीच में जो है ये आपका पूरा, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए।
अब mRNA का ये जो पहला 3 वाला है वो है स्टार्ट कोडॉन, और जो कोडॉन बंद करने को बोलेंगे उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, इसको बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। ओके, यहां से तो स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस कैप? दिस कैप इज नथिंग बट द ओनली ग्वाइनाइन। कौन सा नाइट्रोजन बेस? ग्वानीन। और ये जो ग्वाइनिन है ये मिथाइलेटेड रहता है, दैट इज मिथाइलेटेड ग्वाइनिन। तो आपको याद रखना है जो कैप है वहां पर सिर्फ ग्वाइनिन है, और वो ग्वाइनिन कैसा है? मिथाइलेटेड ग्वाइनिन। ओके, और ये जो बीच में आपको डार्क कलर का पार्ट दिख रहा है ये कोड नहीं है, इसको नॉन कोडेड पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट है ये? डार्क कलर का, यहाँ और यहाँ कैप के बाद में और स्टॉप के बाद में जो टेल है वो नॉन कोडेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉन कोडेड। और ये जो है पूरा आपका यहां से लेके यहां तक, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ये है आपका मैसेज। व्हाट इज जीन? जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का या एमआरएनए का टुकड़ा, इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल जीन। कैप मिथाइलेटेड ग्वाइनाइन बना था, और जो टेल है वो बहुत सारे एडेनाइन रहते थे, इसलिए एडेनाइन 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 वाले रहेंगे यहाँ पर, तो इसको बोलते पॉली एडेनाइन टेल। इतना याद रखना है आपको। ये है आपका रियल स्ट्रक्चरल जीन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन। यहाँ शुरू हो जाएगा, ये कोडन अमीनो एसिड को लेगा, और यहाँ पर जो ये है स्टॉप कोडन, जिसको हम लोग नॉनसेंस कोडन बोलते हैं, स्टॉप कोडन को हमको बोलते हैं नॉनसेंस, यानी इसके ऊपर जो कोड है वो किसी अमीनो एसिड को बुलाता नहीं है। अगर उसने ये चेन, ये कोड ने समझ लो एक अमीनो एसिड को बुलाया, दूसरे कोड ने दूसरे अमीनो एसिड को बुलाया, फिर तीसरे कोड ने तीसरे अमीनो एसिड को बुलाया, इस तरह से अमीनो एसिड तो आते जाएंगे और चेन फॉर्म होते जाएगी, लेकिन एक कोड ऐसा आ जाएगा वो किसी को नहीं बुलाएगा। अब अगर उसने किसी को नहीं बुलाया तो ये चेन खत्म हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। तो इतना ही चेन बनाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ बनेंगी, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। सो दिस इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये है आपका क्या? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, हो गया, दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर विच वन? स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा हम लोग देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब ये क्या करता है और इसका कैसे है? राइबोसोमल आरएनए ये लार्जेस्ट आरएनए, यानी बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी 80% जितने भी आरएनए आपके पूरे सेल में तो राइबोसोमल आरएनए, और वो कहाँ रहते? तो राइबोसोम में रहते हो, इसीलिए तो उनको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, दे आर इन राइबोसोम। उनका जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक हमें पता नहीं कि कैसा है, वी डोंट नो द स्ट्रक्चर, डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ, दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, लेकिन वो रहते हैं, हमको उनका प्रेजेंस पता है। ओके, तीसरा जो है टीआरएनए। व्हाट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड टीआरएनए, हम लोग देखते बाद में। सो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड है दैट इज कॉल्ड टीआरएनए। ये सबसे, जैसे लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी साइज में से अच्छा है, हम लोग बोलेंगे 10 to 15% इतना रहता है, यानी साइज में नहीं बोल सकते, अमाउंट में बोल सकते। सेकेंड थिंग, दिस इज अ सोल्यूबल आरएनए, दिस इज विच वन? दैट इज कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल यानी किसमें सोल्यूबल है? 1% सोडियम क्लोराइड में अगर आप इसको डालोगे तो दिस कैन डिसॉल्व, दिस इज द सोल्यूबल आरएनए। और ये कहाँ रहता है? ये साइटोप्लाज्म में रहता है, याद रखना आपको। राइबोसोमल आरएनए ये साइटोप्लाज्म में रहेगा, और टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म, और एमआरएनए किधर रहेगा? दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। वो जाएगा बाहर लेकिन तैयार किधर होगा? दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये जो टीआरएनए है, देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड? कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है जो हम लोगों ने प्रोटीन में पढ़े थे? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड आपके सेल में रहते हैं। तो 20 डिफरेंट टाइप, यानी एक ये, एक दो, ऐसे कितने रहेंगे? 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, एक सर्कल वाला, एक स्क्वायर वाला, ऐसे धीरे धीरे हम लोग अमीनो एसिड निकालते। तो ये हाउ मेनी टाइप? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड।
एक टीआरएनए एक ही टाइप के अमीनो एसिड को ला सकता, राइट, क्योंकि उसके ऊपर उस अमीनो एसिड का कोड रहता। अमीनो एसिड कितने हैं? 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। हाँ, समझ लो ए टाइप के है, बी टाइप के है, सी, तो ऐसे कितने टाइप रहेंगे? 20। हाँ, चेन में हो सकता है ए टाइप के बहुत सारे लगेंगे, बी टाइप के लगेंगे, सी टाइप के, ये नंबर कितने भी हो सकते, लेकिन ए टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक जो टीआरएनए है वो ए के लिए ही लाएगा। सो ए को लाने वाला टीआरएनए ए का ही कोड रहेगा उसके ऊपर। दिस इज वेरी स्पेसिफिक। अब मुझे बताओ, मैंने बोला अगर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है तो टीआरएनए कितने टाइप के रहेंगे? सेम 20 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए। 19 नहीं रहेंगे या 21 नहीं रहेंगे, 20 ही टाइप रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। उनका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करना है? ये अमीनो एसिड को लेकर आना है। तो ये हो गया आपका रेड वाला मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में ये कोडॉन है, मैसेज गया प्रोटीन सिंथेसिस का, पहला मिथाइलेटेड और नॉनसेंस वाला। अब इस मैसेंजर आरएनए को, ये है आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड? राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए है यहाँ पर, राइट, राइबोसोमल आरएनए। अब यहाँ पर आएगा टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए है टी जैसा, इसके ऊपर जो कोड रहेगा ये कोड और इसका कोड मैच होना चाहिए। फिर ये क्या करेगा? स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आके यहाँ लगा देगा, राइट। फिर ये असेंबली सामने जाएगी। अब यहाँ चली गई असेंबली और ये टीआरएनए निकल जाएगा वापस। फिर दूसरा टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर ये इसको जुड़ जाएगा, फिर राइबोसोम सामने जाएगा, ये टीआरएनए वापस चला जाएगा, फिर तीसरे टाइप का टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा और इसको जोड़ेगा। इस तरह से ये चेन बढ़ते जाएगा। ये चेन कहाँ तक आएगा? यहाँ तक, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है, तो फिर ये चेन निकल जाएगा। ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। तो वो हम लोग दूसरे चैप्टर में जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस वहां पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है, उनका काम क्या है कि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करके चेन में लाना, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड आरएनए। सो टीआरएनए, if you see the structure of tRNA, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता आपके tRNA का। ये है, इट लुक लाइक लीफ, वो जो क्लोवर लीफ रहता ना, जो कार्ड हम लोग खेलते, पत्ते जिसको बोलते हैं, और वो क्लवर, क्लवर करके प्लांट रहता है, क्लव का प्लांट, उसके लीफ ऐसे रहते हैं, इसको क्लवर लीफ बोलते हैं। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जस्ट लाइक द क्लवर लीफ। ओके, एंड दिस इज गिवन बाय साइंटिस्ट हॉली, HOEEY। अब ये एक्चुअली एक ही स्ट्रैंड है, लेकिन अगर देखोगे तो अपने को डबल स्ट्रैंडेड लगता है। ये उसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड। ये पूरा एक ही स्ट्रैंड है, ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, एक ही लाइन है, लेकिन फोल्ड होने की वजह से आपको ये पिन जैसा दिखता है, हेयर पिन जैसा, राइट। सो ये है, यहां पर लगते नए नए अमीनो एसिड, तो इसको बोलते 3 प्राइम को। कभी कभी भी कोई भी चीज, नई चीज 3 प्राइम पे लगती है तो 3 प्राइम को बोलते अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। बड़ी रहती, थोड़ी लंबी है, ये थोड़ी छोटी है। 5 प्राइम पे कुछ नहीं रहेगा, ये लंबा, यहां से ही कुछ नया आके ज्वाइन हो सकता। तो 3 प्राइम को क्या बोलते हैं? वहां पर क्या लगेंगे? ये सारे अमीनो एसिड लगेंगे, राइट। अब ये जो 3 आर्म है, इस आर्म का नाम यहां पर रहेगा एंटीकोडॉन। ये आपका जो mRNA है, ये आप समझ लो इस चैप्टर में, नहीं तो फिर नेक्स्ट, अगर ये पहला कोड AUG, ये है ग्वाइनाइन, मिथाइलेटेड ग्वाइनाइन का कोड, तो एडेनाइन इज ऑलवेज बाइंड विथ थाइमीन, यूरिन, ATG, TA और यहाँ G का C रहेगा, तो ये हो गया एंटीकोडॉन। यहाँ पर क्या रहता? कभी भी एंटीकोडॉन, याद रखना है आपको, यहाँ पर क्या रहता? कभी भी एंटीकोडॉन। और एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन है सबसे पहला, UAG। क्या है पहला एंटीकोडॉन? UAG। तो जरूरी नहीं आपको याद रखना, लेकिन ये कौन सा आर्म है? एंटीकोडॉन।
ये आर्म है दैट इज कॉल्ड एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। यहां पर एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगने वाले एंजाइम को लेकर आना, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। इसका दूसरा नाम है DHU लूप। लूप है ना ये, इसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं, इसको DHU। या इसका काम क्या है, एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन करना। और ये जो है इसको बोलते हैं राइबोसोम को, कौन से राइबोसोम को यहां लेकर आना, इसको बोलते हैं राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, या इसको बोलते हैं TSIC यूनिट, इसको TSIC लूप बोलते हैं। और ये है एक्स्ट्रा आर्म, वेरिएबिलिटी अलग अलग है, तो वेरिएबिलिटी के लिए एक आर्म रहता, अलग अलग tRNA को अलग अलग आर्म रहता है एक्स्ट्रा, इसको ये वेरिएबिलिटी के रहता। सो राइबोसोम को ये आर्म रहेगा, कौन सा राइबोसोम सिंथेसिस के लिए ले आना है यहाँ पर, ओके। तो ये आर्म डिसाइड करता कौन सी एंजाइम लगती और कौन सा एंटीकोडॉन है, तो ये वो लीड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये डिटेल में आपका रहेगा इन केस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड चैप्टर, दैट इज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी आप सिर्फ याद रखो, एक आर्म एंजाइम को लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त, एक आर्म राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, और एक आर्म वो यहाँ का जो आपका mRNA उसका पहला कोड या उसका कोड रीड करता है। क्या रीड करता है, कोड रीड करता है। तो ये तो हो गए आपके सारे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ RNA। So these are the various type of RNA. RNA are always single stranded. Sometimes they might be a double stranded, but there is no possibility they can form the bond, क्योंकि RNA में कौन सा रहता है, यूरेसिल, और यूरेसिल कभी किसी के साथ ज्वाइन नहीं होता, राइट। अब हम लोग जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स। आपके बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स रहते नो एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स आर, मैंने पहले बोला था ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम का नेचर कैसा है, प्रोटीनेशियस नेचर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम, प्रोटीनेशियस, ओके। इन नेचर they are made up of protein except ribozyme, ये exception है, this is not made up of, that is called the protein. Now what is the function of enzyme, this enzyme act as a biocatalyst, इसको हम लोग बोलते हैं बायो, क्योंकि आपके बॉडी में काम करते इसलिए बायो, कैटलिस्ट है ये, दे एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करना यानी कोई भी रिएक्शन की जो रेट है उसको चेंज करना, दैट इज कॉल्ड दे अल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी क्या कर रहे हैं, एक तो बढ़ा रहे या तो कम कर रहे, दैट इज कॉल्ड द बायो कैटलिस्ट। हु गिव द टर्म एंजाइम, द नेम इट इज गिवन बाय Khune. The term enzyme was given by Khune, okay, and the first enzyme which is discovered is zymase. Zymase is the first discovered enzyme. कहाँ मिला था इनको, it is discovered by name of scientist is Buchner, और बुशनर, इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले एंजाइम, और उन्होंने ईस्ट में से एक्सट्रैक्ट किया था और उसका नाम था, दैट इज कॉल्ड, नॉट एक्सट्रैक्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था ईस्ट में। फिर आए समर, दैट इज कॉल्ड समनर, दैट इज कॉल्ड समर। इन्होंने टर्म दिया खूने ने, डिस्कवरी की ईस्ट में, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, जाइमेज, उसने किसने, बुशनर ने। और इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला उसको और उसका स्ट्रक्चर देखा, राइट। सो फर्स्ट प्यूरिफाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसने देखा, दैट इज कॉल्ड समर ने। और वो कौन सा एंजाइम था जिसका स्ट्रक्चर देखा गया, यूरिएज का। सो दिस इज ऑल योर विच वन, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री बिहाइंड द। सो सबसे पहले क्रिस्टलाइन एंजाइम का स्ट्रक्चर देखने वाले कौन से, समर,
एंजाइम ईस्ट में से डिस्कवर करने वाले जाइमेज, और टर्म किसने दिया, दैट इज कॉल्ड हुने. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, एंजाइम का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, राइट. नाउ एंजाइम जो ऐसे है, दे कैन एक्ट, कहाँ एक्ट करते, दे कैन एक्ट आउटसाइड द सेल ऑल्सो, दे कैन एक्ट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी वो काम कर सकते हैं, राइट. जरूरी नहीं कि सेल के अंदर जो एंजाइम स्टार्ट हो रहे, तैयार हो रहे, वो सेल के अंदर ही काम करेंगे. अगर उनको बाहर निकालेंगे तो मर, दे आर बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, राइट. आप उसको निकाल सकते, उससे कुछ प्रोडक्ट बना सकते, और फिर वहां उनकी एक्शन देख सकते. जैसे रेनिन का एक्सट्रैक्शन करते, जैसे काफ स्टमक, काफ के स्टमक में से इफ यू एक्सट्रैक्ट द रेनिन, इफ यू एक्सट्रैक्ट द रेनिन, उनके स्टमक के सेल में से आपने रेनिन एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये रेनिन आप कोएगुलेशन ऑफ मिल्क के लिए यूज कर सकते हैं. मिल्क फैक्ट्री में या चीज फैक्ट्री में आप ये रेनिन यूज कर सकते हैं. इसका, और ये रेनिन है ना, एक टैबलेट वो जमा करके एक टैबलेट बना देते हैं, उस टैबलेट का नाम भी है रेनेट टैबलेट वगैरह, एक टैबलेट फॉर्म में. लेकिन टैबलेट में रहता क्या है, रेनिन रहता है, वो एंजाइम है. और वो एंजाइम निकालते किधर से, जो काफ है उनका स्टमक में से, वो गाय का बछड़ा है उसके स्टमक में से, वो सेल में से वो रेनिन निकालते हैं, और एक टैबलेट बनाते हैं जिसका नाम रेनेट है. वो हम लोग चीज फैक्ट्री में यूज, यानी मुझे बोलना क्या है बेसिकली, या बुक्स को बोलना क्या है, कि जरूरी नहीं कि सेल के अंदर एंजाइम तैयार होने के बाद वो सेल के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं, उसको आप बाहर निकाल के भी यूज कर सकते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. they are structure. So first property, basically they are not primary protein, वो prime, all enzymes are protein, वो tertiary protein है, they are tertiary protein. क्योंकि क्यों, अगर आपको याद होगा प्राइमरी प्रोटीन में एक चेन रहती, सेकेंडरी प्रोटीन में एक तो अल्फा स्ट्रक्चर है या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया. टर्शियरी में अगर आप देखोगे तो वहां चेन रहती है और वहां एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट रहती है. दिस इज वाई एंजाइम को स्पेसिफिक साइट चाहिए, इसीलिए वो सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं, वो टर्शियरी प्रोटीन रहते हैं. एंजाइम्स आर टर्शियरी प्रोटीन, प्लस दे शुड बी वाटर सोल्यूबल, दे शुड बी वाटर, प्रोटीन है तो वाटर सोल्यूबल ही रहेगा, राइट, फैट थोड़ी है वो. दूसरा, अगर वो प्रोटीन है तो टेम्परेचर स्पेसिफिक रहना चाहिए. कोई भी प्रोटीन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाता, कोएगुलेट होना, यानी क्या होना, गाढ़ा हो जाना, राइट. मैंने पहले बोला था, आप अंडे को देखो, अंडे का जो एग्स का जो व्हाइट पार्ट रहता है, राइट, जैसे ही आप उसको गर्म पानी में डालोगे तो जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है वो एकदम व्हाइट बन जाएगा. सेंटर का येलो वाला यॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, दैट इज नॉट रियली द प्रोटीन, दैट इज अ फैट एंड अनदर थिंग. बट जो व्हाइट पार्ट है एग का, वो प्रोटीन है. देखा ना आपने, वो पूरा ऐसा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जेली लाइक रहता है, जैसे आप उसको गर्म करते तो पूरा सफेद बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा. सो टेम्परेचर स्पेसिफिक रहते प्रोटीन कभी भी, इसलिए एंजाइम भी टेम्परेचर स्पेसिफिक है. कोई भी चीज मैक्सिमम लेवल पे काम नहीं करेंगी, मिनिमम लेवल पे भी काम नहीं करती, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे. ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है एंजाइम के लिए, approximately 20 to 40 degrees Celsius is the optimum temperature. Okay, what is the optimum temperature in case of human being? It is 30 degree Celsius. तो होता क्या है, अगर आपके बॉडी के अंदर एंजाइम है कुछ कुछ काम कर रहे, राइट, और आपको बुखार आ गया, बुखार आ गया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल समझ लो 34 हो गया, तो क्या हो जाएंगे, आपके एंजाइम कोएगुलेट हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे. इसीलिए इन केस ऑफ ह्यूमन एंजाइम वर्क एट सब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, सब ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते, क्योंकि अगर एक एंजाइम ए का ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अच्छा काम करने के लिए, तो ह्यूमन बॉडी में 29 डिग्री सेल्सियस पे वो थोड़ा सा रहेगा. जैसे ही बुखार आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और
बढ़कर 30 डिग्री हो सकता है, 32, और आपका एंजाइम अच्छे से काम कर सकता है। पहले से ही अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखोगे तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा बुखार में, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। तो याद रखना है ह्यूमन में एंजाइम कौन से टेम्परेचर में एक्ट करता है, सब ऑप्टिमल टेम्परेचर, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीवर में क्या होता है, जब भी आपको बुखार आता है तो आपके बुखार आने के बाद आपकी बॉडी की एक डिफेंस रिएक्शन, आपकी बॉडी झगड़ा करती है। कैसे करती है, उस एंटीजन से आपको बुखार आता है, यानी आपको जो बुखार आ रहा है, आपको जो फीवर हो रहा है, वो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, आप उससे लड़ रहे हो बेसिकली, दैट इज व्हाई देयर इज अ फीवर, और वो आपके बॉडी का अंदर से टेम्परेचर बढ़ाता है। तो अगर एंजाइम ऑप्टिमम में काम करेंगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगी। तो इसीलिए आपके एंजाइम ह्यूमन में स्पेसिफिकली वो सब ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं, राइट। क्योंकि ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर में, वो क्या करेंगे, वो डीनेचुरेशन हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। सो दिस इज अबाउट द, और कौन सा फैक्टर है, पीएच स्पेसिफिक, पीएच स्पेसिफिक रहते हैं, राइट। लाइक कुछ एंजाइम, जैसे आपकी स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम है, स्टमक में अंदर टेम्परेचर बहुत एसिडिक नेचर में रहता, 1.2 टू 1.8, तो आपका पेप्सिन कब काम करता, एसिडिक एनवायरनमेंट में, राइट। आपके माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज है, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, वो कब काम करता, 6.8 टू 6.9 एसिडिक एनवायरनमेंट में। आपके ड्यूडेनम में, यहाँ पर अल्कलाइन एनवायरनमेंट वाले ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब इसको तो अल्कलाइन चाहिए, वो यहाँ काम थोड़ी करेगा, तो वो 7.8 टू 8.8 में काम करेगा। यानी हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक रहता है, मैंने बोला ना, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर है तो कोई ना कोई हर एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक रहता। एंजाइम बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, अगर ये तुम्हारा एंजाइम है तो ये उसका सबस्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस शुड बी द सबस्ट्रेट, ये इसको ही बाइंड हो सकता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। यानी इसकी जो ये एक्टिव, इसकी जो ये फिट वाली साइट है, ये एक्टिव साइट में जाके ही वो बैठेगा, कहीं पर भी जाके नहीं बैठेगा, राइट। हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए रहता है। सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन, राइट, क्योंकि एंजाइम पे स्पेसिफिक एक्टिव साइट रहते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, ये सबस्ट्रेट के साथ एक कुछ देर के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कुछ देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते, एंड देन ये समझ लो एक ये दोनों सबस्ट्रेट है, दे फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स हियर, एंड देन ये दोनों सबस्ट्रेट जुड़ के एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, और एंजाइम फिर वापस अपने दूसरे रिएक्शन के लिए रिलीज हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं एंजाइम, हाउ द एंजाइम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।